क्वेश्चन अपना अपना पलट लीजिए, पलटे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 51 तक हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। नदी, सहायक नदी, गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी, भवानी, पेनगंगा, शिवनाथ, बराकर। इन नदियों में गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजरा, ये सब किसकी सहायक नदी? गोदावरी। महानदी, इन नदियों में महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, मांड, ईप, जोंक, हंसदो, तेल, ये सब महानदी की सहायक नदी है। दामोदर, बराकर, कोनारी, ये सब दामोदर की सहायक नदी है। कावेरी, भवानी हो गया, हेड़ांगी हो गया, अकरावती हो गया, अमरावती हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी? कावेरी। किसकी सहायक नदी? कावेरी। तो आंसर 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। जो चीज लड़का के फिजिकल में होता है वही चीज लड़की के फिजिकल में भी होता है। 165 सेंटीमीटर एक्यूरेट हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जो है आपको थोड़ा करना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि जब आप रनिंग करने जाएंगे तो रनिंग के ठीक बाद जो है आप हाइट वेट नहीं नपमाने लगेंगे। देखिए रनिंग करने के ठीक बाद जो होता है ना, बॉडी सिकुड़ जाता है, बॉडी सिकुड़ जाता है, हाइट पे प्रभाव पड़ता है। तो आप जब ग्राउंड में रहेंगे तो वहां पर जो है आप पानी पीने के बहाने या किसी अन्य बहाने इधर उधर जाएंगे, और जब आपको लगेगा कि नहीं जो है बॉडी फिर से ठीक ठाक अवस्था में हो गया है, तब जाकर के आप हाइट नपवाएंगे। तो थोड़ा सा डिले करके आप रनिंग के बाद थोड़ा सा डिले करके जो है आप ये नपवाएंगे तो ये आपको फायदा करेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? हिमालय पार नदी है। झेलम, सतलज, गंगा, रावी। क्या होगा? यानी हिमालय के दूसरे पार से बहती है। सतलज ना हो, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये सब ना हो, सतलज होगा ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झील और अवस्थिति। चलिए, साला झील अरुणाचल प्रदेश, हाँ। साला झील अरुणाचल। बरखल झील हरियाणा, हाँ। लोकटक झील मणिपुर, हाँ। कालीबेली झील तमिलनाडु, हाँ। 1 2 3 और 4। एक बार इसको याद कर लेते हैं क्योंकि इसमें जानते हैं, देखिए एगो झील लोकटक झील मणिपुर 72 बार आप याद किए होंगे, लेकिन बाद बाकी जो 3 गो झील है ना वो हमेशा नहीं आता है, तो इसलिए इसको याद कर लेते हैं। साला झील कहां है? साला झील, बरखल झील, कालीबेली। चलिए, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में सजाइए। देखिए यमुना की सहायक नदियों में, इन नदियों में जो सबसे पश्चिम में है चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। आंसर हो जाएगा ए। बेतवा नदी निकलती है, देखिए जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश के, जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश के बिंद श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश के बिंद श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला के समीप, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला के समीप गंगा से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला के समीप यमुना से मिल जाती है। गंगा नहीं, यमुना से। किससे? यमुना से मिल जाती है। अर्थात बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना। तो बेतवा नदी निकलती है बिंद श्रेणी से और मिलती किसमें है? यमुना में। मिलती किसमें है? यमुना में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी। बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है, सही है। 12 सिगड़ी से चेनाब नदी, सही है। मिलाम से मंदाकिनी, नहीं। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से ना निकलती है, केदारनाथ से ना। तो जो मंदाकिनी नदी है ये मिलाम से नहीं बल्कि केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ।
केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है। फिर सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। हां देखिए ध्यान दीजिएगा, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी का नाम आप सुने हैं, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत जो है सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत कौन है? सियाचिन, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस सियाचिन ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? श्योक। और श्योक की ही सहायक नदी है नुब्रा। श्योक की ही सहायक नदी है नुब्रा। इन अर्थों में हम कह सकते हैं कि सियाचिन से नुब्रा का संबंध है। सियाचिन से नुब्रा निकलती नहीं है, लेकिन सियाचिन से नुब्रा का संबंध है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, देखिए ये सब देखिए अब क्या क्या बोल रहा है, अजीब अजीब कमेंट कर रहा है। कमेंट हटाइए ना, हो कमेंट हटाने होता है ना जी, हैं? हटाइए इसको, कमेंट को हटाइए। ये सब कोई कह रहा मेरा नाक टेढ़ा है, मेडिकल में दिक्कत हो, कोई कह रहा है कि हमको पाइल्स का प्रॉब्लम है, मेडिकल में दिक्कत हो है। यानी अब जो मन में हो रहा है कमेंट कर रहा है। अब पढ़ना शुरू कीजिए गुरुजी लोग। देखिए सुनिए, काराकोरम श्रेणी जानते हैं आप, हाँ या ना? जानते हैं। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। और उस सियाचिन ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? श्योक। और श्योक की ही सहायक नदी है नुब्रा। श्योक की ही सहायक नदी है नुब्रा। नुब्रा, तो नुब्रा श्योक की सहायक नदी है और श्योक सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। यानी प्रत्यक्षतः तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर नुब्रा का संबंध जो है सियाचिन ग्लेशियर से है। सही है। जेमू ग्लेशियर से मानस नदी निकलती है? नहीं, मानस नदी जो है हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और असम के भीतर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की यह सहायक नदी है। यह जेमू ग्लेशियर से नहीं निकलती है, इसका जेमू ग्लेशियर से संबंध नहीं है। जेमू ग्लेशियर जो है आपको सिक्किम में है। कहां है? सिक्किम में। तो कौन कौन सा सही है? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? चंबल। कौन? चंबल। याद रखिएगा, किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट। भालकुंड नहीं है। कौन नहीं है? भालकुंड। और भालकुंड जो है आपको मध्य प्रदेश के भीतर बीना नदी पर है। कौन नदी पर है? बीना नदी। बीना नदी पर है, मध्य प्रदेश के भीतर या बीना नदी पर है। मध्य प्रदेश के भीतर या बीना नदी पर है। इसके अलावे जो अन्य है कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट, सब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। भालकुंड बीना नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल, तमिलनाडु। कोडाई कनाल, तमिलनाडु। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। सही है या गलत? यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? सिक्किम से। और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयोंगडोंग हिमनद से। तो तिब्बत वाले इलाका से ब्रह्मपुत्र निकलती है और सिक्किम से तीस्ता निकलती है। तो दोनों का उद्गम एक हुआ जी? नहीं ना हुआ। जबकि यहां पर कह रहा है दोनों का उद्गम एक है, मतलब यह क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है? हां होती है। यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी? हां है। यह स्टेटमेंट सही है। तो रंगित नदी कौन राज्य में बहती है? सिक्किम। और किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तीस्ता। और देखिए, जो तीस्ता नदी है सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा। तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से, सिक्किम में बहने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में बहने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? नहीं।
तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है, बल्कि तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मतलब यह भी क्या है? गलत। कौन सा सही है? केवल दो, केवल दो। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहां से कहां की यात्रा करना? चेन्नई से, चेन्नई तमिलनाडु में न है हो, यहां पर चेन्नई है, चेन्नई है। और कोलकाता यहां पर वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। अब चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करना है। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करना मतलब इस मार्ग से करना है। तो अब जो है, जब आप यात्रा करेंगे तो कौन कौन नदी आपको पार करना होगा? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को करना है, क्वेश्चन के आंसर को निकालना है। तो देखिए, आपको एक है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य, झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी बहती है। कौन नदी बहती है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। फिर एक है ओडिशा राज्य, यहां पर महानदी बहती है। कौन नदी बहती है? महानदी, महानदी बहती है। फिर है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नूर, कृष्णा के बाद पेन्नूर या पेन्नार, पेन्नूर कहिए पेन्नार कहिए सब एक बात है, पेन्नूर या पेन्नार सब एक बात है। ये सब नदी जो है आंध्र प्रदेश में बहती है, ये सब नदी आंध्र प्रदेश में बहती है। फिर जब आप चेन्नई से नीचे आएंगे, चेन्नई से नीचे आएंगे, तब आपको कावेरी नदी मिलेगा तमिलनाडु राज्य में, तब आपको कावेरी नदी मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। तो चेन्नई से जब आप कोलकाता की यात्रा करते हैं तो कावेरी नदी को आप पार नहीं करते हैं, कावेरी नदी को आप पार नहीं करते हैं, क्योंकि कावेरी नदी चेन्नई के दक्षिणी भाग में है, चेन्नई के दक्षिणी भाग में है। इसलिए जिस ऑप्शन में कावेरी है वो तो होगा नहीं। ऑप्शन ए में कावेरी है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। समझिएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्रमवार तरीका से अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले पेन्नार को पार करना होगा, फिर कृष्णा को पार करना होगा, फिर गोदावरी को पार करना होगा, फिर महानदी को पार करना होगा, और फिर स्वर्णरेखा नदी को पार करना होगा। स्वर्णरेखा नदी को पार करना होगा, आंसर सी हो जाएगा। अगर आप बी कहिएगा तो बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी में पेरियार है, और पेरियार नदी कहां बहती है? केरल। कहां बहती है? जब चेन्नई से कोलकाता जाना है तो केरल आने की तो कोई सवाल ही नहीं है। तो 2 नंबर भी जो है पेरियार के कारण आपको नहीं होगा, 2 नंबर भी पेरियार के कारण नहीं होगा। और अगर डी की बात करें तो क्रम डी में सही नहीं है, डी में जो है क्रम सही नहीं है, इसी वजह से डी भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा। समझ में आया? चलिए, अब जलप्रपात और नदी। दूध सागर जलप्रपात, देखिए, एगो दुग्ध धारा है, एगो दूध सागर है। दुग्ध धारा है नर्मदा मध्य प्रदेश, दूध सागर गोवा, मांडवी नदी, गोवा। डुडुमा जलप्रपात कौन राज्य में? ओडिशा, ओडिशा राज्य में मुचकुंड नदी। गोकक घाट प्रभा, गोकक, जोग या गोरसप्पा, शरावती ना। अच्छा, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, हाँ या ना? और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल ना, कर्नाटक में ना, कौन नदी पर? कौन नदी पर? चलिए, तो इसका बताइए। 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ए। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी? किसकी सहायक नदी है? देखिए, हो सकता है ये बात हम इससे पहले भी बताए होंगे, अभी भी बताते हैं, ठीक है। देखिए, आपको जो है तेल किसकी सहायक नदी है? 2016 में बीपीएससी का परीक्षा हुआ था, 60 से 62 बीपीएससी,
और 60 से 62वीं बीपीएससी में ही पहली बार ई ऑप्शन जोड़ा गया था। पहली बार यह प्रश्न कि तेल किसकी सहायक नदी है 60 से 62वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। इसके बाद पहली बार दरोगा का परीक्षा 1717 पोस्ट के लिए, यानी हाल फिलहाल के संदर्भ में पहली बार दरोगा का परीक्षा 1717 पोस्ट के लिए 2018 में हुआ था। उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था तेल किसकी सहायक नदी है। मतलब ये घटना हमें यह संदेश देता है कि बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को हमें करके जाना चाहिए, बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को हमें करके जाना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए बहुत विद्यार्थी आकर के हमसे सवाल करता है, सर आप जितना पढ़ाते हैं जितना बताते हैं उसके अलावा और क्या करें एक्स्ट्रा। तो पहला सलाह मेरा उनके लिए यही है कि और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे अलावे, हमारी सब चीज करने के अलावे अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक निश्चित तौर पर कर लीजिए। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक जो है सिलसिलेवार ढंग से 40वीं बीपीएससी से लेकर के जो है 66वीं 67वीं जहां तक हुआ है वहां तक को आप निश्चित तौर पर जो है कवर कर लीजिए। इससे होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन बीपीएससी का सीधे तौर पर बिहार दरोगा परीक्षा में दे देता है, तो इससे होगा कि आपको फायदा हो जाएगा। देखिए यही सब बताने के लिए हम पैसा लेते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, समझ गए। तो आपको अगर फुर्सत मिलता है तो एक रूटीन बना लीजिए कि पर डे जो है बीपीएससी का एक सेट जो है 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होता है, उसमें 10 गो मैथ होता है और 30 गो के आसपास करेंट होता है, 30 गो के आसपास करेंट होता है। तो 30 10 40 गो तो ऐसे ये छट गया। तो याद करना है कितना, याद करना है 100 या 110 के आसपास क्वेश्चन याद करना है। तो एकदम रूटीन बना लीजिए कि एक दिन में जो है, देखिए टारगेट क्या होना चाहिए विद्यार्थी का जानते हैं। जो टॉपर विद्यार्थी रहा है, जो हमेशा हमसे मिलने के लिए आते रहता है, बात करते रहते हैं, उन विद्यार्थियों का टारगेट यही रहता था जब वो पूरा सिलेबस पढ़ लिया उसके बाद का टारगेट। जब तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तब तक की बात नहीं कर रहे हैं। जब आपका सिलेबस पूरा हो गया उसके बाद का टारगेट विद्यार्थी का क्या होना चाहिए जानते हैं? एक दिन में जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नजरों के सामने से गुजर जाए, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब के बाद की बात कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन गुजर जाए 500 600 700 800 900 1000, कम से कम 500 तो गुजरना ही चाहिए, कम से कम 500 गुजरना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब तो 50-100 भी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो कम से कम 500 क्वेश्चन डेली आपके नजरों के सामने से गुजरना चाहिए, समझ गए। क्योंकि आपका जो परीक्षा है ना ऑब्जेक्टिव है, जितना ऑब्जेक्टिव आपकी नजरों के सामने से गुजरेगा, आप स्वयं इस बात को समझिए ना जी। आप बैट्समैन है, मैच खेलने से पहले जितना ज्यादा ग्राउंड पर प्रैक्टिस करके जाएंगे, जितना अलग अलग प्रकार के बॉल का प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना बेहतर मैच में परफॉर्मेंस आपका हो पाएगा, उतना बेहतर परफॉर्मेंस मैच में आपका हो पाएगा। और आपका परीक्षा मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का है। जितना एमसीक्यू क्वेश्चन आपके नजरों के सामने से गुजर जाए, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन आपके नजरों के सामने से गुजर जाए, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, समझ गए। और यही कारण है कि अभी वैकेंसी भी नहीं आया है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट शुरू कर दिए हैं, ताकि जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके नजरों के सामने से गुजर जाए उतना बेहतर होगा आपके लिए, समझ गए। तो ये चीज है। तो महानदी, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। और देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है जानते हैं? देखिए क्योंकि जो गोदावरी और कृष्णा है, गोदावरी और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, यानी दक्षिण भारत की नदी है। और जो दक्षिण भारत की नदी होती है वो मौसमी होती है, मौसमी होती है, उसमें वर्षा के मौसम में जल होता है, अदर मौसम में जो है उसमें जल होता नहीं है। सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से दक्षिण भारत में किसानों को सिंचाई को लेकर काफी चिंतित रहना पड़ता है। तो जब कई नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो होता यह है कि एक नदी में जल नहीं है, दूसरा में है, तो दूसरा नदी का जल तीसरे में बह रहा है, तीसरा का चौथे में बह रहा है। तो इससे सिंचाई व्यवस्था में जो है सहूलियत किसानों को होगा, इसलिए यह काम किया जा रहा है। और नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक क्रांति आई है जिसे अमृत जोड़ो क्रांति कहते हैं, नदी जोड़ो परियोजना, अमृत
अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। और अमृत क्रांति के अंतर्गत ही जो है एक नदी को दूसरे नदी से जो है आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। तो हाल ही में जो दो नदी को आपस में जोड़ने का काम किया गया है वह है गोदावरी और कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां है? दिबांग, कामेंग, लोहित। तीनों है, दिबांग, कामेंग, लोहित, ये तीनों जो है आपको गोदावरी की सहायक नदी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। कौन नाम से? गंगा को पहले भागीरथी कहा जाता है, फिर भागीरथी आगे चलकर गंगा होती है। पश्चिम बंगाल में फिर से वह भागीरथी हो जाती है, बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है, बांग्लादेश में जब जाकर मेघना से मिलती है तो मेघना हो जाती है, और अंत मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। क्लियर है? पद्मा। भेरा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेरा घाट पर जो है आपको धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार। कौन जलप्रपात? कौन सा जोड़ा सही है? इंद्रावती नदी झारखंड में बहती है ना? इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। कहां बहती है? छत्तीसगढ़ में बहती है। और कमेंट देखते रहिएगा, सब चीज ठीक है ना? हाँ, समझे? इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। भीमा नदी तमिलनाडु में बहती है? नहीं। देखिए, भीमा नदी जो है ना महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक होते हुए तेलंगाना में बहती है। भीमा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक होते हुए तेलंगाना में बहती है। अर्थात भीमा नदी जो है 3 राज्य में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। हाँ, लूनी नदी राजस्थान में बहती है। अच्छा, कौन ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? कौन ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है? और वैसी नदी जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है उसको क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ इम्फेरल। और इसके बाद जो है लवन नदी किसे कहा जाता है? लवन नदी। लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। घाटप्रभा नदी केरल में बहती है ना? घाटप्रभा नदी कर्नाटक में बहती है। कहां बहती है? कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक में बहती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। देखिए, समझिए इसका क्या मतलब हुआ। नदी द्रोणी कहिए, अपवाह द्रोणी कहिए, दोनों एक ही बात है। इसको समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। गंगा नदी पर समझाए, गोदावरी को नदी पे समझाए? किस पे समझिएगा? जिस पे समझिएगा उसी पे समझा देंगे। गंगा, ठीक है, गंगा पे समझिएगा तो गंगा पे समझिए। गोदावरी दोनों पे समझा देते। और कुछ देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती हुई, बिहार में बहती हुई, झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई, पश्चिम बंगाल में बहती हुई, बांग्लादेश में बहती हुई, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र या इसका अपवाह द्रोणी, ये नदियां जिन भी राज्यों से होकर गुजरती है वो तो होगा ही, उसके साथ साथ गंगा की जो सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां भी उसके अपवाह क्षेत्र या अपवाह द्रोणी में आ जाता है। किसी भी नदी का जो अपवाह द्रोणी होता है उसमें
मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी, दोनों के क्षेत्र को शामिल किया जाता है, दोनों के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अब गंगा के अपवाह क्षेत्र को अगर हम देखें तो गंगा के अपवाह क्षेत्र में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश, ये तो आएगा ही। इसके साथ साथ कई सारी नदियां हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। तो नेपाल का जो हिमालयी इलाका है वह भी गंगा के अपवाह द्रोणी में शामिल होगा। फिर यमुना ऐसे तो आपको जो है उत्तराखंड से निकलती है, दिल्ली होकर बहती हुई प्रयागराज में मिलती है। गंगा के अपवाह द्रोणी में दिल्ली भी आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली से होकर यमुना नदी बहती है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। फिर सोन मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश भी गंगा के अपवाह द्रोणी में आ जाएगा, मध्य प्रदेश भी गंगा के अपवाह द्रोणी में आ जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? मुख्य नदी जहां से गुजरती है वह तो उसके अपवाह द्रोणी में आएगा ही, उसकी सहायक नदियां भी जो गुजरती है वह भी अपवाह द्रोणी में आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर आप गोदावरी के एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो गोदावरी आप सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ये तो 3 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होगा ही, लेकिन कई सारी सहायक नदियां जैसे इंद्रावती छत्तीसगढ़ से निकलती है, आगे आकर के गोदावरी से मिलती है। तो जो छत्तीसगढ़ है वह भी गोदावरी के अपवाह द्रोणी में आ जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? तो एक नदी तंत्र, देखिए नदी तंत्र का मतलब होता है नदी और उसकी सहायक नदी, नदी तंत्र का ही मतलब होता है नदी और उसकी सहायक नदी। तो एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है, मुख्य नदी और सहायक नदी पूरा, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। हां, कहते हैं, एकदम सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो जल विभाजक कहलाता। हां, जल विभाजक कहलाता है। जैसे समझिएगा, आप सभी लोग जानते हैं भारत की नदी को दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बीच में जल विभाजक के तौर पर काम करती है विंध्याचल पर्वत। तो देखिए, विंध्याचल पर्वत ऊंचा स्थल है ना जी, ऊंचा स्थल है या नहीं है? दूसरी बात, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियों को भी हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी या दक्षिण भारत की नदियों को भी हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और एक प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। जैसे हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए जल विभाजक के तौर पर काम विंध्याचल पर्वत करती है, उसी प्रकार से जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, यह प्रायद्वीपीय भारत के लिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए जल विभाजक के तौर पर काम करती है, तो कुछ समझ में आ रहा है? तो एक बार बता दीजिए तो, हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन करता है? विंध्याचल। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए जल विभाजक के तौर पर काम कौन करता है? हाय जानते हैं, अगर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी नहीं होता
तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती बल्कि अरब सागर में गिराती, बल्कि अरब सागर में गिराती। समझ गए? तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, जल विभाजक कहलाता है। विंध्याचल पर्वत भी ऊंचा भाग है, पश्चिमी घाट भी ऊंचा भाग है। समझ गए? तो दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? गंगा। किसका? गंगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर अपवाह नहीं, लंबाई नहीं देखना होता है इसमें, यहां पे लंबाई नहीं देखना होता है, अपवाह तंत्र दे दिया है, अपवाह तंत्र दे दिया है। तो नदी का जो जल भरण क्षेत्र होता है, नदी का जो जल भरण क्षेत्र होता है, मतलब नदी तथा उसकी सहायक नदी जितने क्षेत्रों में बहती है, जितने एरिया में बहती है, जितने क्षेत्रों में बहती है, इसको कंसीडर करना होता है यहां पर, ना कि लंबाई को कंसीडर करना होता है। लंबाई को यहां पर कंसीडर नहीं करना होता है, यानी नदी जो बहती है जितना एरिया में बहती है, समझ गए, उसको कंसीडर करना होता है। समझ गए? यहां पर सिर्फ लंबाई को कंसीडर नहीं करना होता, लंबाई चौड़ाई दोनों को कंसीडर करना होता है। ओवरऑल हर चीज को कंसीडर करना होता है, पूरे एरिया को कंसीडर करना होता है। तो भारत की नदियों में जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, इस क्रम को आप लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। गंगा नदी सबसे ज्यादा है, इसके बाद सिंधु है, इसके बाद गोदावरी है, गोदावरी है, इसके बाद कृष्णा है, कृष्णा है, इसके बाद महानदी है, महानदी है, इसके बाद कावेरी है। समझ गए? इसके बाद कावेरी है। तो इतना आप याद रख लीजिएगा, इतना सफिशिएंट है। ठीक है? सबसे ज्यादा गंगा नदी, गंगा नदी आप देखिए ना, पूरे उत्तर भारत में तो मुख्य तौर पर गंगे बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, दिल्ली, समझ गए, मध्य प्रदेश, सबसे इसका संबंध है। समझ गए? इसको कॉलम में लिख लीजिएगा। लिख लिए? चलिए, तो गंगा, हिमालयी नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहां की नदियां 12 मासी होती है, हां या ना? एकदम होती है। इन नदियों में 12 माह जल होता है। क्यों? बोलिए न हो महाराज। क्योंकि इसको जल की प्राप्ति वर्षा, वर्षा और हिम दोनों से होता है। ये नदियां मैदानी भागों में सर्पाकार मार्ग बनाती है तथा अपना रास्ता बदलती रहती है। हां, सही है। हिमालयी नदियों की घाटियां चौड़ी एवं उथली होती है। देखिए, हिमालय नदियां की जो घाटी होती है वह लंबी और गहरी होती है, लंबी और गहरी होती है। चौड़ाई इसकी कम होती है लेकिन लंबाई काफी ज्यादा है। और उथली का मतलब क्या होता है जानते हैं? कम ऊंचा, कम गहरा। उथली का मतलब होता है कम गहरा, कम गहरा। और जबकि गंगा नदी काफी गहरी घाटियां सब बनाती है। गंगा नदी काफी गहरी गहरी घाटियां जो है आपको बनाती है। आप एनआईटी घाट पे कभी प्रैक्टिकल करके जाइए, प्रैक्टिकल कीजिएगा जा करके। अगर आत्महत्या और करने का मन करे तो कभी जाइएगा प्रैक्टिकल करने के लिए। जब पहला कदम रखेंगे तो इतना पानी होगा, और दूसरा कदम रखेंगे तो क्या पता आप डूबिए ना जाए। समझ गए? तो उथली, चौड़ी और उथली नहीं बल्कि लंबी और गहरी घाटियां होती है। लंबी और गहरी घाटियां कौन कौन सही है? 1 और 2। देखिए, एक बात बताते हैं, कभी भी जो है ना आत्महत्या करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है? कभी नहीं कीजिएगा। एक बात बताइए, कोई भी जो आत्महत्या कर लेता है उसके बाद क्या रह जाता है उसका? बताइए। कुछ भी रहता है? लोग सिर्फ बरसी पे एक बार याद कर लेता है, लेकिन अगर आप जीवित रहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। क्या पता आप बहुत बड़े वैज्ञानिक भी बन सकते थे, कुछ भी हो सकते थे।
समझे? तो इसलिए जो है आत्महत्या नहीं करना है, कभी नहीं। और देखिए इतना बड़ा बड़ा स्टार सब जो है पता नहीं क्या सोच करके आत्महत्या कर लेता है, समझ से परे है, समझ गए? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर होता है। देखिए मरना आसान नहीं है, समझिए, कभी आसान नहीं है मरना। हम अपने जीवन में 2-3 बार प्रयास किए हैं, समझे, लेकिन जब उतना ज्यादा बुद्धि नहीं था तब, यानी मैट्रिक इंटर की बात बता रहे हैं, 9, 10th, 11, 12th, ये 4 साल में हम 3 से 4 बार मरने का प्रयास किए लेकिन नहीं मरे, समझे? और देखिए मेरा सबसे ज्यादा झगड़ा होता था गार्जियन को लेकर, पैसा को लेकर, ठीक है, गार्जियन के साथ पैसा को लेकर सबसे ज्यादा झगड़ा होता था। और जब भी पैसा को लेकर झगड़ा होता था तो पहला कदम वही उठाते थे, लेकिन फिर भी नहीं कुछ कर पाते थे, समझे? मन मुताबिक नहीं मिलता था, जितना चाहिए उतना नहीं मिलता था, समझे? कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में निक्षेपित किया जाता है। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। वन का कम या ज्यादा होना इससे तो नदी को कोई लेना देना है नहीं। अगर बांध बन जाएगा तब तो बाढ़ भी नहीं करेगा। ये तो समस्या का समाधान है, ये तो समाधान है, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा ए। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित तो होती है? लद्दाख और जॉस्कर। लद्दाख और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसको ऐसे हर चीज को याद रखना है, लेकिन विशेष तौर पर इसको याद रखिएगा। सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर, सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच? लद्दाख और निम्नलिखित में से सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती है? देखिए जो सुलेमान पर्वत श्रेणी है ना, पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सुलेमान श्रेणी से गोमल निकलती है, तोची निकलती है, श्योक और नुब्रा जो है ना, काराकोरम, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं। श्योक और नुब्रा जो है काराकोरम से निकलती है। तो सुलेमान श्रेणी से इसका संबंध नहीं है। बी बोआ, हां ये भी है। तो 1, 2 और 5, 1, 2 और 5। निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सत्य है? भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती। सिंधु पश्चिम बंगाल बिहार नहीं, लद्दाख ना हो, और सिर्फ लद्दाख से ना होकर बाद बाकी कहीं से नहीं ना। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, हां एकदम से, हां। कौन सही है? केवल 2। झेलम नदी कहां से निकलती है? झेलम नदी बेरीनाग ना, राबी नदी रोहतांग ना, ब्यास नदी ब्यासकुंड ना, सतलज राक्षसताल ना। 2, 3, 1, 4। बी सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए, अच्छा देखिए, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, इसको सिंधु नदी मान लीजिए। सिंधु की सहायक नदियों में पंचनद का जिक्र आता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन नदियों में सबसे उत्तर में झेलम है। कौन है? उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद क्या है? सतलज। और सिंधु की सहायक नदियों में कौन सिर्फ भारत में बहती है? ब्यास ना,
ब्यास सतलज में जाके मिलती है, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर, पंजाब के हरिके नामक, पंजाब के, और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन नहर? इंदिरा गांधी, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर, जो कि भारत की सबसे। तो सिंधु की सहायक नदियों में सबसे उत्तर में कौन है? सबसे उत्तर में, उसके दक्षिण, उसके दक्षिण, रावी के दक्षिण, ब्यास के दक्षिण, सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में, और इसमें सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? देखिए क्या होगा, क्या होगा? सी होगा। यह नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त विवरण किस नदी के संदर्भ? चेनाब ना। भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है सतलज पर ना, भाखड़ा नंगल परियोजना सत। गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री, गंगोत्री। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखड्डों से होकर बहती है, सही है या गलत? है, बोलिए नो। सही है, सही है। कहिए कैसे सही है? जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय का विस्तार उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से होकर गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड से निकलती है और मध्य हिमालय को काटते हुए गहरे घाटियों से जो है यह बहती है। एकदम सही है ये। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हाँ। पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। नहीं, गलत है। देखिए पीरम द्वीप कहां है जानते हैं? पीरम द्वीप जो है खंभात की खाड़ी में गुजरात में स्थित है। पीरम द्वीप जो है खंभात की खाड़ी में गुजरात में स्थित है, खंभात की खाड़ी में गुजरात में स्थित है। और क्या गंगा नदी गुजरात के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है? नहीं, बल्कि गंगा नदी जो है बांग्लादेश के तट पर, बांग्लादेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। समझ गए? अपना जल गिराती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। तो याद रखिएगा, एक बात यहां पर याद रखिएगा, पीरम द्वीप कौन राज्य में, कौन खाड़ी में, कौन खाड़ी में? अच्छा, आलिया बेट, खादिया बेट द्वीप है गुजरात में खंभात की खाड़ी में। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन गलत है? गलत कौन है? इसमें केवल 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, केवल 3। गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है? घाघरा, हां है। रामगंगा, नहीं। रामगंगा का उद्गम गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय में, गढ़वाल ना, उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड में ना। नेपाल हिमालय में आएगा? नहीं। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है। कोसी नेपाल हिमालय से, नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है ना। शारदा ये भी निकलती है। 1 3 4 और 1 3 4 और 5। इसको ऐसे भी छांट सकते थे। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 नंबर है, बी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 नंबर है, और सी डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 नंबर है। इस आधार पर भी छांट सकते थे इसको, समझ गए? तो ज्यादा नहीं समझ में आए ना तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी जो है, ऑप्शन के थ्रू बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे एगो छांट लिए कि रामगंगा तो गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, वो तो नेपाल हिमालय में है नहीं, बस उस आधार पे निकाल लेंगे इसका आंसर, समझ गए? तो सिर्फ मैथे में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं निकाला जा सकता, जीएसओ में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकाला जा सकता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी ना। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। कौन है? सोन नहीं बल्कि यमुना। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। हाँ हाँ,
रामगंगा हो गया, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा सबसे अंतिम, ठीक है। और जो है महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग पहाड़ी से पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई गंगा में फरक्का के समीप मिलती है। तो ये क्या है? सही। तो कौन सा सत्य है? केवल दो। कौन सी यमुना की सहायक नदी? सिंध, चंबल, केन, हिंडन, सब है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। हाँ, निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। देखिए, बनास चंबल की सहायक नदी है, यह बात सही है, लेकिन यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, यह बात गलत है। बनास जो है राजस्थान से निकलती है, बनास नदी राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में अरावली श्रेणी है, राजस्थान में अरावली। तो जो बनास है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है, बल्कि राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है। राजस्थान के अरावली श्रेणी, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, समझ गए? तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे, चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, यानी गहरे खड वाली भूमि के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, सही है। ये कौन सा सही है? 1 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेम युंगदुंग हिमनद से है। यहां से यह पूरब दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपर्युक्त विवरण किस नदी के सन? ब्रह्मपुत्र ना, अभी तुरंत बताए थे, कुछ याद है? जिसको बोले थे लिख लेने के लिए, उस आधार पर उसको देख करके इसका आंसर बताइए। हाँ, सबसे अधिक गंगा ना, 3 ना, गंगा के बाद सिंधु ना, सिंधु के बाद ब्रह्मपुत्र ना, ब्रह्मपुत्र के बाद कावेरी ना, 3 1 2 4 ना, आंसर सी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है, बोलिए। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अपनी प्रौढ़ावस्था में है ना जी, और हिमालयी अपवाह तंत्र युवावस्था में। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, सही है। प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में है तथा इन नदियों की घाटी चौड़ी तथा उथली है। हाँ, सही है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या का तो कोई सवाल न है। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसमें हाँ, नहीं, सोचिए थोड़ा सोचिए। हाँ, सही है, व्याख्या भी सही है, व्याख्या भी सही। आंसर क्या दिया? ए दिया है। हाँ, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अभी तुरंत न बताएं। हाँ, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है। हाँ, देखिए, प्रायद्वीप से ऊपर जब जाइएगा तो यमुना, सोन, चंबल जैसी नदियां मिलेगा जो गंगा में जाकर मिलती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। पिछले दिनों डेली टेस्ट में दिए हुए थे, डेली टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन में। देखिए, आपको जो है बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जो है, देखिए, संस्थान एगो तो बैच चला रहा है, दूसरा 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट दे रहा है, तीसरा जो है 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट। इतना अगर कर लीजिएगा तो परीक्षा आते आते जो है एक चीज कम से कम क्लास में ना होगा ना तो 10 बार होगा। और इसके बावजूद भी अगर आप चीजों को याद नहीं रखते हैं तो इसमें संस्थान का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है तो सिर्फ आपका है। समझ गए? एक चीज को 10 बार
करवाया जाएगा, इससे ज्यादा बार तो करवाया जा नहीं सकता है। 10 बार जब संस्थान में करवाया जा रहा है तो आपको 10 बार अपने से भी करना चाहिए। और इतना में तो हर चीज आपके होंठ पर आ जाएगा, समझ गए। और इतना में अगर आपके होंठ पे न आएगा तो आपसे बड़ा बरदराज कोई हो ही नहीं सकता है, समझ गए। और आप ऐसे बरदराज होंगे जिसका कोई उपाय नहीं, उसको कुछ नहीं हो सकता है। उसका एकमात्र उपाय है वो किराना दुकान खोल करके नमक तेल बेचेगा जीवन भर। हाँ, वो नहीं चलेगा। और उसमें भी थोड़ा तेज रहिएगा तभी ना दुकानों चलेगा, तेज नहीं रहिएगा तो दुकान कहां से चलेगा, कोई आकर के लूट के चल जाएगा, समझे। हाँ, तो ज्यादा दाया माया मत झांकिए। जितना कार्यक्रम जो है आप लोग के लिए करवाते हैं उतना में पार्टिसिपेट कीजिए, उतना ही घर पे जाकर के 72 बार पढ़िए, देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता है। क्या बात करते, रिजल्ट नहीं होगा। ताप्ती, ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, समझिए। गोदावरी, गोदावरी निकलती है त्रयंबक, कृष्णा, महाबलेश्वर, कावेरी, ब्रह्मगिरी। 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर डी। डी होगा ना। यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है। उपर्युक्त कथन किस नदी से संबद्ध? नर्मदा ना, नर्मदा ना। कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं? दामोदर ना, दामोदर भी ना, नर्मदा, ताप्ती और सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है नर्मदा नदी ना, नर्मदा नदी ना। प्रद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम, नर्मदा की लंबाई 1300, कृष्णा 1400 ना, गोदावरी 1400, कावेरी। घटते क्रम में सजाना है, मतलब सबसे ज्यादा कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है और सबसे कम कौन है। तो सबसे ज्यादा गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद कावेरी। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ना। आंसर डी होगा ना। हाँ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, याद हुआ है। घर पे क्या घंटा पढ़ते हैं? सही सही बताइए, मम्मी कसम। जब जिस भी लड़की से पूछते हैं ना, लड़का तो बता देता है 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन लड़की सब बोलेगी जब भी टाइम मिलता है तब पढ़ते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो पढ़ती ही नहीं, समझे। घंटा पूछे हैं हम, फिर भी आप जोड़ लीजिएगा, कुछ दिन के बाद हम फिर आपसे पूछेंगे, ठीक है। हाँ, जोड़ के बताइएगा हमको। और लड़की लोग जो है जोड़ करके रखिएगा कौन कितना घंटा पढ़ते, कब किससे पूछेंगे वो हमको भी नहीं पता है, ठीक है। ये नहीं कहिएगा जब टाइम मिलता है तब, इसका मतलब ये होता है कि आप पढ़ते ही नहीं है, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? मालप्रभा है, तुंगभद्रा है, भीमा, लक्ष्मण तीर्थ नहीं, लक्ष्मण तीर्थ कर्नाटक में बहती है और यह कावेरी की सहायक नदी है। लक्ष्मण तीर्थ जो है कर्नाटक में बहती है, यह कावेरी नदी की सहायक नदी है, यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। यह कावेरी नदी की सहायक नदी है, यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अर्थात उत्तर हो जाएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3। किस नदी को दक्षिण की गंगा, गोदावरी ना, और किस कारण हो? लंबाई के कारण और पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी किसकी सहायक? किसकी? किसकी?
चलिए, महानदी का तो सहायक नदी हम बताए हुए, बताइए। सुनिए, छोड़िए ना, उन्हें बताना है। आप बताइए नर्मदा की सहायक नदी। नर्मदा का साबरमती सहायक नदी। अच्छा, बैठ जाइए। और संग तवा बंजर और शेर। हाँ, फट्टा खाए हैं ना आप? नहीं खाए हैं? कभी नहीं खाए हैं? अच्छा। और संग तवा बंजर और बैठ जाइए। ताप्ती की सहायक नदी बोलिए। बोलिए। गिरना मुरना अरुणावती। गिरना मुरना अरुणावती। अरुणावती, अमरावती है, अकरावती है, अरुणावती है, सब अलग अलग है। अरुणावती, बैठ जाइए। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। नहीं जवाब दिया, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बताइए सकते हैं। याद रखना या ना रखना आपका काम है। रखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, रिजल्ट होगा, मजा आप कीजिएगा। हमको तो सिर्फ 5,000 दिए हैं। पीटी होगा तो मेंसों में 5,000 दीजिएगा, उससे ज्यादा थोड़े हमको दीजिएगा। अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है? अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार कौन सा क्रम सही है? बी होगा उत्तर, बी होगा। गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। ठीक है, आगे। महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? देखिए, एक बात समझिए, इससे पहले भी समझाए हुए। महानदी मुख्य तौर पर तो बहती है छत्तीसगढ़ और ओडिशा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा तो होगा ही। इसके अलावे इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है। मतलब जो महानदी है, इसका जो अपवाह द्रोणी है 5 राज्य में है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये तो 2 मुख्य क्षेत्र हो गया। इसके अलावे महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल से इसका कोई संबंध नहीं है। तो महानदी का अपवाह द्रोणी पश्चिम बंगाल तो होगा नहीं, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र होगा। 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? जनवरी से जून। तो गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी? हुगली ना। दामोदर किसकी सहायक नदी? हुगली ना। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर ना। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर? जोगना। शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी ना। धुआंधार। नर्मदा ना। दूध सागर। मांडवी ना। दुग्ध धारा नर्मदा। लोकटक झील कहां है? चिल्का, भीमताल, पुलिकट, आंध्र प्रदेश और 2, 1, 3, 4। कौन सी लेगुन झील है? चिल्का लेगुन झील है? पुलिकट लेगुन झील है? हाँ है। कोलेरू, लेगुन और डेल्टाई।
दोनों प्रकार का झील है। कोलेरू, लेगुन और डेल्टाई दोनों प्रकार का झील है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो, लेगुन और डेल्टाई दोनों में किसी एक को चुनना हो, तब डेल्टाई हो जाएगा, तब डेल्टाई हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को चुनना हो, ऐसा ऑप्शन हो दोनों को चुनना हो, तो दोनों को आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर जो है किसी एक को चुनना हो तो आप डेल्टाई झील में इसको टिक कीजिएगा। गोदावरी कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र में, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र में जो है यह झील आंध्र प्रदेश राज्य में है, यह झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। और गोदावरी कृष्णा नदियों का जल ही इन मुख्य नदियों से अलग होकर, इन मुख्य नदियों से अलग होकर जो है गोदावरी और कृष्णा जो मुख्य नदी है, इसका ही जल इस नदी से अलग होकर कोलेरू झील का निर्माण करती है, इसलिए इसको लेगुन झील भी कहा जा सकता है। और दूसरा इसका सबसे बेहतर होगा कि यह एक डेल्टाई झील है, लेकिन यहां पर इसको आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेरियार झील केरल में है, यह मानव निर्मित झील है, यह लेगुन झील नहीं है। तो 1, 2 और 3। कौन सा मीठे पानी की झील है? डल झील मीठे पानी की झील, हां जम्मू कश्मीर में मीठे जल की झील है, सही है। बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, मीठे जल की झील। बड़ा पानी है बट है ना। अरे उमियम झील का नाम सुने? उमियम नहीं सुने हैं ना, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। बोल रही है नहीं सुनी, ठीक है। उमियम झील मेघालय में नहीं बताएं। उमियम झील जो कि मेघालय में है उसी को बड़ा पानी झील भी कहा जाता है। उमियम झील जो कि मेघालय में है उसी को बड़ा पानी झील भी कहा जाता है, वह भी मीठे जल की झील है। लोकतक झील मणिपुर में है, यह भी मीठे जल की झील है। और वही बात है, बड़ा पानी वही मीठे जल की झील है, सब मीठे जल की झील है, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? मानव निर्मित गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर है। इसका संबंध है भाखरा नांगल परियोजना से। किससे है? भाखरा नांगल परियोजना, हिमाचल प्रदेश में। गंगा कार्य योजना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सुनिए, गंगा नदी काफी प्रदूषित हो चुकी है। गंगा नदी जो काफी प्रदूषित हो चुकी है, उसके प्रदूषण को कम करने के लिए ही सर्वप्रथम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा गंगा कार्य योजना 1985 ईस्वी में गंगा को साफ करने के लिए चलाया गया। गंगा को साफ करने के लिए चलाया गया, अर्थात अगर आप 1 नंबर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि गंगा कार्य योजना पहला चरण 1985 में आरंभ हुआ था। हां, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए या गंगा को साफ करने के लिए किया गया था, सही है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। हां, गंगा कार्य योजना का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय 1993 ईस्वी में। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय 1993 ईस्वी में गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, जिसको राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। अर्थात ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, आपको सही है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। इस प्रकार चौथा चैप्टर खत्म हो गया। चौथा चैप्टर खत्म हो गया।